तो हम अक्सर न्यूज में सुनते हैं कि स्टार्टअप को 700 करोड़ फंडिंग मिल गई, इसको 500 करोड़ मिल गई, इसको 100 करोड़ मिल गई, या फिर इस स्टार्टअप ने सीरीज ए राउंड फंडिंग उठा ली, उसने सीरीज बी राउंड फंडिंग उठा ली, या फिर इस स्टार्टअप की बूटस्ट्रैपिंग फंडिंग हुई है। तो ऐसे कुछ टर्म्स हमें हमेशा सुनाई देते हैं स्टार्टअप की दुनिया में। तो आज हम समझने वाले हैं कि ये स्टार्टअप फंडिंग क्या है, कितने टाइप की स्टार्टअप फंडिंग होती है, कौन इसे करता है, कौन इस फंडिंग को उठाता है और कैसे ये करी जाती है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा स्टार्टअप फंडिंग को पूरा समझने के लिए, क्योंकि हमेशा की तरह सब कुछ हम समझने वाले हैं बिल्कुल आसान भाषा में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ललित, आप देख रहे हैं फाइनेंशियल ज्ञान। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम स्टार्टअप का मतलब समझ लेते हैं। स्टार्टअप और कुछ नहीं, एक बिजनेस ही होता है, लेकिन एक ऐसा बिजनेस जो कि एक नए आइडिया के साथ एक नए तरीके से बिजनेस को करता है, उसको हम स्टार्टअप कह देते हैं। जैसे ओयो या फिर उबर, ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप आज की डेट में हैं जो कि आप अपने आसपास देख सकते हो। तो इनसे पहले भी होटल्स का बिजनेस होता था और अब भी होटल्स का बिजनेस होता है, लेकिन ओयो ने एंट्री मार के उस मार्केट को डिस्टर्ब कर दिया और एक नया तरीका दिया जिससे आप होटल की बुकिंग कर सकते हो, जिससे उन्होंने अपना प्रॉफिट भी बनाया और बहुत सारे होटल्स को फायदा भी करवाया। और साथ ही साथ कस्टमर को भी अच्छी रूम सर्विस, स्टैंडर्ड रूम सर्विस आजकल मिलती है। तो कोई भी एक ऐसा आइडिया जो बिजनेस को एक यूनिक वे में, नए तरीके में करने का हमें आइडिया दे, या जिससे हम बिजनेस को अलग तरीके से कर सकें और अपने लिए प्रॉफिट बना सकें, तो उसको हम स्टार्टअप कह सकते हैं। ऐसे ही उबर या फिर ओला, तो उबर या ओला से पहले भी टैक्सी बुकिंग के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स थे हमारे पास, जैसे कॉल करके लोग बुक करते थे, या बहुत सारे टैक्सी प्रोवाइडर्स होते थे। लेकिन ओला और उबर ने आके टेक्नोलॉजी को यूज करके एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जिससे टैक्सी वालों को भी बेनिफिट हो, उनको भी ज्यादा राइड्स मिले, कस्टमर को भी किसी भी टाइम कहीं पे भी टैक्सी अवेलेबल हो जाए कम प्राइस में, और बीच में एक एज अ कमीशन वो भी अपना प्रॉफिट बना ले। तो ऐसे ही एक यूनिक आइडिया को जिससे वो बिजनेस कर सकें, उसको हम स्टार्टअप कह देते हैं। लेकिन दोस्तों कोई भी स्टार्टअप शुरू करने से पहले या कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। उनमें से एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमेशा बिजनेसेस फेस करते हैं वो है फंड्स की। बिजनेस को शुरू करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हमेशा हमें फंड्स की, पैसों की जरूरत पड़ती रहती है। तो उन फंड्स के लिए हम क्या कर सकते हैं? किसी से पैसे लेके अपने बिजनेस की हिस्सेदारी यानी शेयर्स बेच सकते हैं, या फिर लोन ले सकते हैं। तो कोई भी जब स्टार्टअप शुरू होता है, कोई नया आइडिया शुरू होता है, तो लोन तो उसका मिलना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें रिस्क काफी ज्यादा होता है, क्योंकि नया आइडिया होता है, क्या पता आइडिया सक्सेसफुल हो या फिर ना हो। लेकिन अगर सक्सेसफुल हो जाए तो वो रिटर्न हमें काफी अच्छे प्रोवाइड कर देता है, और ना हो तो हमारा पैसे का काफी लॉस भी हो सकता है। तो इसलिए लोन का ऑप्शन काफी कम अवेलेबल होता है स्टार्टअप्स के पास। इसलिए वो लोग क्या करते हैं, अपने बिजनेस की कुछ हिस्सेदारी बेच के, कुछ शेयर्स बेच के फंडिंग उठाने की कोशिश करते हैं, जिससे वो अपने बिजनेस को ग्रो करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, नई नई टेक्निक्स लगाते हैं ताकि उनका बिजनेस बड़ा बन सके। तो आज हम देखने वाले हैं कितने टाइप की फंडिंग होती है, कैसे ये होती है, कितने रुपए मिलते हैं कितनी फंडिंग में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि फंडिंग जो है डिफरेंट पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है। जैसे आपका स्टार्टअप आइडिया क्या है, वो टेक स्टार्टअप है या फिर कोई अदर स्टार्टअप है, आप किस इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहे हो, आपकी लोकेशन क्या है, और भी बहुत सारी चीजें जो कि मैटर करती है किसी भी स्टार्टअप की वैल्यूएशन निकालने में, जिससे हम उसकी फंडिंग कर सकें। तो एक एवरेज हम लेके चलेंगे, ये कोई फिक्स एक पैरामीटर नहीं है, लेकिन फिर भी एक एवरेज फंडिंग मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों फंडिंग स्टेजेस में जो सबसे पहली स्टेज आती है वो है बूटस्ट्रैप फंडिंग। बूटस्ट्रैप फंडिंग यानी सेल्फ फंडिंग। जब हमें कोई भी एक नया आइडिया आता है तो हम उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो हम अपनी खुद की सेविंग, खुद के पैसे लगा के उस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, उस चीज को हम बूटस्ट्रैप फंडिंग कहते हैं। जैसे हम ओयो का एग्जांपल ले लेते हैं। ओयो का जब बिजनेस शुरू हुआ तो रितेश अग्रवाल ने खुद ही अकेले उस बिजनेस को शुरू किया था। गुड़गांव के एक सिंगल होटल से उन्होंने उस बिजनेस को शुरू किया था। वो उस होटल में गए, वो होटल काफी गंदा था, तो उन्होंने अपने पैसे लगा के उस होटल को थोड़ा रिनोवेट किया, उसको दिखने में अच्छा खासा बनाया, उसकी क्वालिटी अपग्रेड करी, और फिर बाहर जाके कस्टमर्स को लेके आए। ऐसे उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। तो जो शुरू में उन्होंने अपने पैसे लगाए, अपनी सेविंग्स उस बिजनेस में लगाई, उस चीज को हम बूटस्ट्रैप फंडिंग कहते हैं। तो ये बूटस्ट्रैप फंडिंग की वैल्यूएशन करीब 1 लाख से 10 लाख तक वेरी कर सकती है। ये डिपेंड करती है आपका बिजनेस किस इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहा है, लेकिन जनरली ये 1 से 10 लाख के बीच में हो सकती है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आ जाती है हमारी सीड फंडिंग।
तो दोस्तों सीड फंडिंग तब उठाई जाती है जब आपको कंफर्म हो जाता है कि आपका बिजनेस आइडिया सक्सेसफुल हो सकता है, ये काम कर सकता है। तो उस चीज को, उस अपने प्रोडक्ट को और 2 4 10 लोगों पे ट्राई करने के लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ती है। आपको अपना प्रोडक्ट डेवलप करना पड़ता है, अपने प्रोडक्ट को और ज्यादा अच्छा बनाना पड़ता है ताकि आप मार्केट में जाके उसको पोर्ट्रे कर सको, उसको दिखा सको, उसको बेच सको। तो उसके लिए आपको फंडिंग उठाने की जरूरत पड़ती है। तो सीड फंडिंग में आप अपने यार दोस्तों से, अपनी फैमिली मेंबर से पैसे लेते हो, जिसके बदले आप कुछ % हिस्सा अपने बिजनेस का उनको दे देते हो और फंडिंग उठा के अपने प्रोडक्ट को और डेवलप करने की कोशिश करते हो और अपने प्रोडक्ट को और ज्यादा अच्छा बनाने की कोशिश करते हो। जैसे ओयो का एग्जांपल अगर हम लें तो उन्होंने एक होटल से शुरू किया था, फिर जब उनका बिजनेस अच्छा चलने लगा तो थोड़े पैसे और उठाकर उन्होंने गुड़गांव में ही 2 होटल पे गए, फिर 3 होटल, 4 होटल, 5 होटल, ऐसे उस बिजनेस को एक्सपेंड किया। या फिर हम किसी टेक स्टार्टअप की बात करें, जैसे उबर हो गया या ओला हो गया, तो उनको और ज्यादा कोडर्स चाहिए ताकि वो कोड करके उनके सॉफ्टवेयर को अच्छा बना सकें। एक टीम चाहिए जो बहुत सारे टैक्सी वालों को उनकी वेबसाइट से जोड़ सके या उनके ऐप से जोड़ सके। तो ऐसे ग्रो करने के लिए वो सीड फंडिंग उठाती हैं कंपनियां। ये सीड फंडिंग आपकी 10 से 50 लाख के बीच हो सकती है और ये भी बिजनेस टू बिजनेस वेरी करता है कि किस बिजनेस में कितना ज्यादा कैश चाहिए और किस हिसाब से आप उसको यूज कर रहे हो, लेकिन जनरली ये 10 से 50 लाख के बीच हो जाती है। दोस्तों उसके बाद थर्ड आपकी आ जाती है सीरीज ए राउंड फंडिंग। जब आपका प्रोडक्ट डेवलप हो जाता है, आपको भरोसा हो जाता है कि ये प्रोडक्ट मार्केट में चलेगा और एक अच्छा प्रोडक्ट आप बना लेते हो, उसके बाद आप सीरीज ए राउंड फंडिंग उठा सकते हो, क्योंकि उस टाइम तक इन्वेस्टर्स को आप पे विश्वास हो जाता है कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में चल सकता है, इससे आप पैसे कमा सकते हो। और सीरीज ए राउंड की फंडिंग करीब 1 से 10 करोड़ तक जाती है। इसमें बड़े बड़े वेंचर कैपिटलिस्ट या फिर एंजल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं, जो कि हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल होते हैं, जिनके पास करोड़ों का पैसा होता है और वो डिफरेंट टाइप ऑफ एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहते हैं। तो उनको अगर आपका आइडिया पसंद आ जाता है तो वो आपके स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि उनको भी एक अच्छा रिटर्न मिले और आपकी बिजनेस ग्रो हो सके। सीरीज ए राउंड में फंडिंग उठाने के बाद आप अपनी सेल्स टीम, मार्केटिंग टीम डेवलप करते हो ताकि वो आपके प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकें, सेल कर सकें। जैसे हम ओयो और उबर का एग्जांपल लेके चल रहे हैं, तो सीरीज ए राउंड के बाद वो और ज्यादा एक्सपेंशन के लिए अपनी उन्होंने एक टीम बनाई जिससे वो ज्यादा से ज्यादा होटल्स को कवर कर सकें। उबर ने भी अपनी टीम बनाई, वो ज्यादा से ज्यादा ड्राइवर्स को अपनी कंपनी से जोड़ सकें। उनकी टीम हर ड्राइवर को समझाती थी कि क्या कुछ बेनिफिट्स उन्हें मिल सकते हैं इस उबर के साथ जुड़ के या फिर ओला के साथ जुड़ के। वैसे ही ओयो के फाउंडर ने जो टीम बनाई, वो डिफरेंट होटल्स में जाते थे, उन्हें समझाते थे कि आप हमारे साथ जुड़ के कैसे बेनिफिट कर सकते हो। और ऐसे सीरीज ए राउंड की फंडिंग उठाने के बाद आप अपना प्रोडक्ट डेवलप करते हो, उसको मार्केट में प्लेस करते हो, पिच करते हो, ताकि आप अपनी कंपनी को ग्रो कर सको। उसके बाद आ जाती है सीरीज बी राउंड फंडिंग। सीरीज बी राउंड फंडिंग आप जब उठाते हो जब आपका प्रोडक्ट मार्केट में सेटअप हो चुका होता है, सबको आपके प्रोडक्ट के बारे में पता चल चुका होता है और आप एक बिजनेस मॉडल सेट करने की कोशिश कर रहे होते हो, जिसके लिए एक्सपेंशन के लिए आपको और ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत पड़ती है। उसके लिए आप फंडिंग उठाते हो। ये फंडिंग आपकी 10 से 100 करोड़ के बीच जा सकती है। इसमें आप अपनी कंपनी का बिजनेस मॉडल सेट करते हो, जैसे फ्रीमियम मॉडल आप यूज करोगे या फिर आप एड चलाकर अपनी कमाई करोगे। जैसे अनअकैडमी है तो वो कुछ कोर्सेज अपने फ्री में यूज करने के लिए आपको देते हैं, उसके बाद कुछ कोर्सेज पेड उनके होते हैं। तो इस बिजनेस मॉडल को हम प्रीमियम बिजनेस मॉडल कहते हैं। या फिर बहुत सारे एप्स होते हैं जो कि एड चलाकर अपना रेवेन्यू जनरेट करते हैं, उसको हम एड बिजनेस मॉडल कहते हैं, जैसे फेसबुक हो गया या फिर गूगल हो गया। इस बिजनेस मॉडल में बड़े बड़े प्राइवेट इक्विटी फंड्स, बड़े बड़े वेंचर कैपिटलिस्ट इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि आपने मासायोशी सन का नाम सुना होगा, जिन्होंने 100 बिलियन का विजन फंड लॉन्च किया, जिससे उन्होंने दुनिया भर के स्टार्टअप्स में अलग अलग इन्वेस्ट किया था। जैसे उनका ओयो में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है, ओला में भी उनका बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है। ऐसे डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट स्टार्टअप्स में उन्होंने इन्वेस्ट किया था। उसके बाद आपकी आ जाती है सीरीज सी फंडिंग। सीरीज सी फंडिंग में आपका प्रोडक्ट पूरा लॉन्च हो चुका होता है, सभी लोग आपके प्रोडक्ट को जानते हैं, मार्केट में आप फेमस हो चुके होते हो। उसके बाद आपको पैसे चाहिए होते हैं स्केलिंग करने के लिए, ताकि आप पूरे देश में अलग अलग कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट को एक्सपेंड कर सको, बिजनेस को एक्सपेंड कर सको, या फिर डिफरेंट कंपनीज को एक्वायर कर सको जो आपके बिजनेस में आपकी हेल्प कर सके। जैसे आपने देखा होगा कि ओयो जो है डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट स्टार्टअप को एक्वायर कर रहा है, जिससे उनके बिजनेस को और ज्यादा हेल्प मिले और ज्यादा डेवलप वो अपने बिजनेस को कर सके। इस राउंड ऑफ फंडिंग में आपको 100 करोड़ से 500 से 700 करोड़ रुपए की फंडिंग आपको मिल सकती है। एंड अगेन ये डिपेंड करता है आपका बिजनेस क्या है और किस चीज में आप ऑपरेट करते हो। और दोस्तों इन सभी सीरीज के बाद फाइनली
फाइनली एक कंपनी अपना आईपीओ निकालती है, जिसमें इन्वेस्टर्स अपना स्टेक बेच के निकल जाते हैं, एग्जिट कर देते हैं और कंपनी स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड हो जाती है फिर, और जनरल पब्लिक के लिए उसके शेयर अवेलेबल हो जाते हैं, जिससे फिर उसके बाद जनरल पब्लिक उस कंपनी के शेयर बाय करते हैं। तो दोस्तों ये होता है जनरली सीरीज ऑफ फंडिंग। इसमें ये आपको हर कंपनी में अलग अलग मिल सकता है। जैसे ओला और उबर का बिजनेस है तो सीरीज सी के बाद भी डी, ई या ई एफ तक भी उनकी सीरीज जा सकती है, क्योंकि ऐसे बिजनेसेस में एक फाइट होने लगती है। ओला ज्यादा डिस्काउंट देने लगती है या फिर उबर ज्यादा डिस्काउंट देने लगती है, जिसके चक्कर में कोई भी कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं होती, बल्कि वो कैश ज्यादा से ज्यादा बर्न करती जाती है ताकि वो कस्टमर एक्वायर कर सके। और इस चक्कर में बहुत सारा पैसा उनका खर्च हो जाता है, जिससे ज्यादा से ज्यादा उनको फंडिंग उठानी पड़ती है। उनका बिजनेस मॉडल तो अच्छा होता है, लेकिन उस चक्कर में काफी और प्लेयर्स की एंट्री होने के कारण उस बिजनेस में उनको ज्यादा से ज्यादा कैश बर्न करना पड़ता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को एक्वायर कर सके। ऐसा ही आपने गूगल पे या फोन पे के केस में देखा होगा, वो लोग भी ज्यादा से ज्यादा कैश बर्न करते हैं, आपको कैशबैक फैसिलिटी देते हैं या फिर डिफरेंट कूपन्स देते हैं, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर एक्वायर कर सकें। उसमें उन कंपनीज का कितना ज्यादा कैश बर्न होता है, उस चक्कर में उनको सीरीज ऑफ फंडिंग उठानी पड़ती है। और अगर एक भी कंपनी अगर कैश बर्न नहीं करेगी तो कस्टमर जो है दूसरी कंपनी के पास चला जाए। तो ऐसे डिफरेंट इंडस्ट्रीज में, डिफरेंट कंपनीज में सीरीज ऑफ फंडिंग अलग अलग टाइप की हो सकती है, लेकिन जनरली ये इसी मैनर में फॉलो होती है। ज्यादा फंडिंग अगर कोई उठाता है तो सी के बाद सीरीज ई भी वो उठा लेते हैं, डी उठा लेते हैं या फिर एफ उठा लेते हैं। लेकिन फाइनल स्टेज किसी भी कंपनी की एक आईपीओ होती है। आईपीओ में वो अपने सारे स्टेक्स जो इन्वेस्टर होते हैं वो सेल करके निकल जाते हैं, वो अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा सीरीज ऑफ फंडिंग स्टार्टअप्स में कैसी होती है। कमेंट करके आप मेरे को जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक हमें किस चीज पर वीडियो बनानी चाहिए या फिर क्या चीज आपको समझनी है। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड आपको एडवाइस चाहिए हो, शेयर मार्केट रिलेटेड एडवाइस चाहिए हो, तो डायरेक्ट आप मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसी ही इंफॉर्मेटिव नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहे, बने रहे। थैंक यू सो मच।